तारीख 17 सितंबर 2021। पूरी दुनिया का साक्षात्कार एक गेम शो से हुआ, जहां कर्ज में डूबे बहुत से लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया। हारने को इनके पास कुछ नहीं, लेकिन अगर एक दूसरे को हरा दिया और आगे निकल गए तो जीतेंगे ढेर सारा पैसा। लाजमी है कि इस गेम और उसके पार्टिसिपेंट्स की कहानी आप तक पहुंच चुकी है, आप देख चुके हैं, या फिर आपके दोस्त लगातार आपके पीछे पड़े होंगे कि यार स्क्विड गेम देख ले। ऐसा शो नहीं देखा होगा। स्क्विड गेम को पूरी दुनिया ने इस तरह से अपनाया कि खुद नेटफ्लिक्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सीरीज नेटफ्लिक्स के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग लेकर आई, साथ ही शो की वर्थ भी करीब $900 मिलियन यानी कि करीब 6000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। नेटफ्लिक्स का ये शो अमेरिका में सबसे पॉपुलर कोरियन शो बनकर निकला है। हॉलीवुड के स्टार्स एल फैनिंग और लियोनार्डो डिकैप्रियो भी शो के जबरे फैन हैं। ऐसा नहीं है कि शो का क्रेज सिर्फ वेस्ट तक ही सीमित रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शो के बाद से ही इंडिया में रेड हुडीज की डिमांड बढ़ गई है। हाय, मैं हूं सोनाली और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिनेमा का स्पेशल मैटनी शो। आज के हमारे सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। स्क्विड गेम के बाद आलम ऐसा है कि जनता खोज खोज कर कोरियन शोज निकाल रही है। साउथ कोरियन सिनेमा के प्रति ऐसा जुझारूपन इससे पहले ट्रेन टू बुसान के वक्त देखा गया था, लेकिन वो भी अभी की तुलना में कम ही था। खैर, आज हम आपकी मेहनत को कम किए देते हैं। बता दें उन 9 कोरियन शोज के बारे में जिन्हें आप तुरंत प्रभाव से देख ही डालिए, क्योंकि हम ये भी बताएंगे कि आप इन शोज को घर बैठे कैसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम हेलबाउंड का। अगर आप इंटरनेट पर हेलबाउंड सर्च करेंगे तो एक साथ कई सारे आर्टिकल्स रिजल्ट में सामने आएंगे, जैसे हेलबाउंड एक्सप्लेन, हेलबाउंड एंडिंग एक्सप्लेन आदि। अगर शो के बाद एक्सप्लेनेशन आर्टिकल्स और वीडियोस बनने लगे तो समझ जाइए कि शो हिट हो चुका है और अब लोग बस अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन की गंगाएं बहा रहे हैं। स्क्विड गेम के ठीक 2 महीने बाद रिलीज होने वाले इस शो ने दुनिया के सबसे पॉपुलर गेम को पीछे बिठा दिया है। स्क्विड गेम पिछले 43 दिनों से नेटफ्लिक्स के टॉप पर था, लेकिन नॉट एनी मोर। अब वो जगह हेलबाउंड ने ले ली है। ट्रेन टू बुसान के डायरेक्टर योन सांग हो के डायरेक्शन में बना ये शो आपको लास्ट एपिसोड तक हुक्ड रखता है। धरती के लोगों को नर्क में घसीटा जाने लगता है। ऐसे में वो एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, खत्म करने लगते हैं, ताकि भगवान का रहम पा सके। RogerEbert.com ने अपने रिव्यू में लिखा था कि ये सीरीज हमसे पूछती है कि हम पाप को कैसे परिभाषित करते हैं और हम इंसान भगवान से क्या डिजर्व करते हैं। जिसमें अगला नाम है लॉ स्कूल का। शो खुलता है एक मर्डर से जो एक लॉ स्कूल में हुआ है। मरने वाला शख्स यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। किसी कारणवश सुई जो है शक की वो प्रोफेसर यांग पर जाती है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उनके स्टूडेंट्स को कुछ खटकता है। वो ये मानने को तैयार नहीं कि प्रोफेसर यांग ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसीलिए वो अपने ढंग से सच की तलाश में जुट जाते हैं और सामने जो जवाब आते हैं वो लीगल सिस्टम के लूप होल्स को उधेड़ कर रख देते हैं। आगे कहानी सिर्फ प्रोफेसर के मर्डर तक सीमित नहीं रह जाती, वो हमें साउथ कोरिया के लीगल सिस्टम से भी रूबरू करवाती है। लॉ स्कूल के सभी एपिसोड्स आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करके देख सकते हैं। अगला नाम है स्ट्रेंजर का। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए हम उन पर राज नहीं कर सकते। राइटर ली सू ने इस लाइन को पढ़ा और वांग शी मॉक का किरदार लिख दिया, रच डाला। वांग एक कमाल के प्रोसिक्यूटर है, नियरली परफेक्ट। नियरली इसलिए क्योंकि जवानी में उसकी एक ब्रेन सर्जरी हुई, जिसके बाद उसकी सेंस ऑफ एम्पैथी क्षीण हो गई। एम्पैथी वो दशा है जब आप किसी की फीलिंग समझ पाते हो लेकिन उसे शेयर नहीं कर सकते। एक मर्डर केस की जांच के दौरान लेफ्टिनेंट हान जिन उसे असिस्ट करने लगती हैं। जैसे जैसे दोनों अपनी जांच में गहरे उतरते हैं, वो पाते हैं कि कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, जिसके तार सरकारी तंत्र में होते भ्रष्टाचार से जाकर मिलते हैं। स्ट्रेंजर के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। लिस्ट में अगला नाम है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच कैसे रिश्ते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे हालात में एक कांड हो जाता है जब साउथ कोरिया के शाही खानदान की लड़की पैराग्लाइडिंग करने निकलती है। काश 100-200 ज्यादा देकर वो लैंड कर जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं और वो पहुंच जाती है नॉर्थ कोरिया में, बॉर्डर के उस पार। किसी की भी नजर पड़ जाती तो परिणाम फेर बदल नहीं होते। ऐसे में उसे मिलता है एक आर्मी ऑफिसर जो उसे सत्ता के हवाले नहीं करता, जो उसकी पहचान गुप्त बनाए रखता है ताकि उसे सेफ रख सके। दोनों को उस दौरान क्या क्या फेस करना पड़ता है ये शो का मेन प्लॉट है। शो जब तक खत्म हुआ उस पॉइंट तक रेटिंग्स के चार्ट तोड़ चुका था। इतना पसंद किया था जनता ने इस शो को। बाकी आप शो को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसमें अगला नाम है स्काई कैसल का। स्काई कैसल एक रेजिडेंशियल कम्युनिटी है जहां साउथ कोरिया की एलीट क्लास रहती है। उन लोगों के लिए एक ही बात सबसे ज्यादा मैटर करती है, किसी भी तरह अपने बच्चों को टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलवाना। डॉक्टर पेरेंट्स के बच्चे भी डॉक्टर ही बनेंगे,
ऐसा उनका मानना है। पूरा शो पेरेंट्स और बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है, पेरेंट्स की जिद और बच्चों का सैक्रिफाइस। ये ड्रामा सीरीज पेरेंटिंग जैसे सिंपल बट कॉम्प्लेक्स लगने वाले इशू को भी टैकल करती है, जो अमीर हो या गरीब सबके घरों में समान लगती है। अपने बच्चों को प्रतिस्पर्धा के मैदान में उतारने की जंग। अगर शो का ट्रेलर देखेंगे तो निराश होंगे, क्योंकि ट्रेलर प्लॉट के साथ इंसाफ करने में नाकामयाब साबित होता है। बाकी शो देख डालिए, कोई शिकायत नहीं रहेगी। स्काई कैसल कोरियन केबल टेलीविजन हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट रेटेड शो है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है नेविल एरा का। अपने पैशन को फॉलो करने की क्या उम्र है? क्या सारा रिस्क 20s के लिए रिजर्व्ड है, जब खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सारा जहां? हमारी सोसाइटी ने तो कुछ ऐसे ही रूल्स बना लिए हैं, जहां एक सेट एज तक करियर होना चाहिए, एक एज तक फैमिली होनी चाहिए, लेकिन 70 साल के एक बुजुर्ग ने ऐसे सारे नियमों को ताक पर रखने की ठानी है। पूरी जिंदगी दुनियादारी के हिसाब से जी ली, अब बारी है खुद के लिए कुछ करने की, क्योंकि यू ओनली लिव वंस। अब कैसे भी करके बैले सीखना चाहते हैं। उधर दूसरी ओर है एक 23 साल का लड़का, जो एक गिफ्टेड बैले डांसर है। दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को जिंदगी के प्रति अपना नजरिया दे जाते हैं। इस जिंदा दिल शो को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। लिस्ट में अगला नाम है सिग्नल का। सिग्नल ने कुछ रियल लाइफ इवेंट्स को अपना आधार बनाया है। हाँ, कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्रिएटिव लिबर्टी भी ली गई है। कहानी शुरू होती है एक क्रिमिनल प्रोफाइलर से, जो एक किडनैपिंग केस की जांच कर रहा है। जांच के दौरान उसके हाथ लगता है एक वॉकी टॉकी, जो किसी भी लिहाज से आम नहीं। प्रोफाइलर उसे ऑन करता है और दूसरी ओर पाता है एक डिटेक्टिव को, जो साल 1989 में रहता है। अब यहाँ गड़बड़ ये है कि प्रोफाइलर साल 2015 में जी रहा है। अब वो प्रोफाइलर किडनैपिंग केस की जांच में जुट जाता है, साथ ही रहस्यमयी डिटेक्टिव की हेल्प लेता है। आगे जो कुछ भी घटता है वो आपको बस एपिसोड खत्म कर दूसरा शुरू करने के लिए एक्साइटेड रखेगा। सिग्नल पहले टीवी पर आया था, हालांकि बाद में नेटफ्लिक्स ने इसके स्ट्रीमिंग राइट्स ले लिए थे। आप नेटफ्लिक्स पर ही इस शो के सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। जिसमें अगला नाम है रिप्लाई 1988। 1988 में सेट ये शो कहानी बताता है 4 दोस्तों की और उनके आसपास के आपस के रिलेशनशिप्स की। रिप्लाई 1988 ऑडियंस के फेवरेट शोज में से एक है। ये शो आपको डराता नहीं, ना ही किसी मर्डर मिस्ट्री की चेज में फंसाता है, बस आपको लाइफ की सादगी के थोड़ा और करीब लाने का काम करता है। शो की सबसे बड़ी वैल्यू है उसका नॉस्टैल्जिया, जिसे सिर्फ कोरियन ऑडियंस ही नहीं बल्कि दुनिया भर की ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है। कुल मिलाकर शो में शुरू से लेकर अंत तक आप इस शो में इन्वेस्टेड रहेंगे। रिप्लाई 1988 को डायरेक्ट किया है शिन वॉन हो ने, जिन्होंने एक और उम्दा शो बनाया हॉस्पिटल प्लेलिस्ट के टाइटल से। इन दोनों शोज को ही आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। लिस्ट में अगला नाम गार्जियन द लोनली एंड ग्रेट गॉड। अगर कोई कोरियन ड्रामा देखना शुरू करने वाला हो और समझ नहीं आए कि किस शो से शुरुआत करनी चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए है द गार्डियन लोनली एंड ग्रेट गॉड, जो कहानी बताता है किम शिन नाम के गॉब्लिन की, जो 900 सालों से जी रहा है। उसकी छाती में एक तलवार धसी हुई है, जिसे उसकी होने वाली पत्नी ही निकाल सकती है। बाकी प्लॉट जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, कहानी में काफी कुछ घटता रहता है। किम का रोल निभाया है ट्रेन टू बुसान वाले गोंग ह्यू ने, जिन्हें आप स्क्विड गेम के पहले एपिसोड में थप्पड़ लगाते हुए भी देख सकते हैं। 16 एपिसोड्स में सीमित इस शो को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। बाकी इसका हिंदी डब्ड वर्जन आप MX प्लेयर पर भी देख सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। पिछले कुछ समय में कोरियन सिनेमा से इतने कमाल के शोज निकले ना कि सबको यहाँ जगह दे पाना मुमकिन नहीं है। बाकी आपके पसंदीदा शोज जो हमसे मिस हुए हैं उनके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी मैटनी शो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।